हेलो स्टूडेंट, मैं फिरोज सर। आज हम जिस टॉपिक को समझेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र। बच्चों, यह राजस्थान बोर्ड के 10th और 12th बोर्ड क्लासों में दोनों में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th के अंदर ये चैप्टर नंबर 2 और 12th बायोलॉजी में यह यूनिट 6 का सेकंड चैप्टर है। आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल से समझेंगे, क्योंकि ये जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है उतना ही ये लेंथी है, बहुत बड़ा है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल सरल तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे शरीर में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वह हमारे शरीर में किस रूप में हम ग्रहण करते हैं, किस रूप में ये अंदर बदलता है, पाचन अंग, पाचन ग्रंथियों और जो है भोजन का स्वांगीकरण जो होता है वो किस प्रकार से होता है, इन सब का हम बिल्कुल बारीकी से 1 बाय 1 और सबसे सरल तरीके से हम समझेंगे। तो ध्यान दें, मानव पाचन तंत्र में जितने भी सम्मिलित पाचन अंग हैं, पाचक ग्रंथि है, वो लगभग डायग्राम इस तरह से हमारे शरीर के अंदर होता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र में आपको पता लग गया होगा कि हमें भोजन के पाचन की संपूर्ण क्रियाविधि ये कैसे होती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ आती है कि पाचन जो है, भोजन का पाचन क्यों जरूरी है। आपको पता है स्टूडेंट कि जिस प्रकार से वाहन है, व्हीकल है, गाड़ी मोटर है, उनको चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है विभिन्न प्रकार के अंग व अंग तंत्रों का बना हुआ है। और इसकी जो छोटी इकाई होती है शरीर की वो होती है कोशिकाएं। हमारे जो पूरा शरीर है वह अरबों खरबों कोशिकाओं का बना होता है, तो उन्हें कार्य करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। और आपको पढ़ रखा है कि जो भोजन है उसके अंदर हमारे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। वो जो पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज, लवण, ये सारे होते हैं। तो वो जो हम भोजन लेते हैं, ठीक है ना, एनर्जी के लिए, ताकि वो एनर्जी हमारे सभी कोशिकाएं या उत्तक अंग तंत्र को मिले और हमारा शरीर जो है कार्य करे। ऊर्जा के लिए जो हम भोजन लेते हैं वह जो भोजन होता है वह कैसे होता है, ठोस बड़े बड़े अणु होते हैं, अघुलनशील अवस्था में वो भोजन हमारे शरीर में हम लेते हैं। ठीक है, पाचन क्रिया के फलस्वरूप जो है उनको सरल, तरल, छोटे छोटे और घुलनशील अवशोषण योग्य अवस्था में बदला जाता है। ठीक है, तो यहां पर अपना पहला पॉइंट आता है कि पाचन क्रिया की परिभाषा। पाचन क्रिया की परिभाषा क्या है स्टूडेंट? क्या हमारे शरीर के अंदर वह क्रिया जिसमें भोजन के ठोस बड़े बड़े अणु, अघुलनशील अवस्था वाले जो कण होते हैं, कणों को सरल, तरल, छोटे छोटे, घुलनशील, अवशोषण योग्य अवस्था में बदला जाता है, उसे हम कहते हैं पाचन क्रिया। क्लियर है? ये जो पाचन क्रिया होती है, तो इस पाचन क्रिया के अंदर विभिन्न प्रकार के पाचन अंग एवं पाचक ग्रंथियां मदद करती है। ठीक है, तो पाचन तंत्र को वैसे हम 2 भागों के अंदर जो है डिवाइड करके पढ़ते हैं। क्लियर है? तो पाचन अंग क्या है, पाचक ग्रंथियां, उनकी संरचना एवं क्रियाविधि, संरचना एवं क्रियाविधि। बोर्ड के अंदर यही
इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी पाचक अंग की जो है पूछ सकते हैं या क्रियाविधि पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाचन अंग है उनकी संरचना लगभग इस तरह से हमारे शरीर के अंदर होती है, जिसे हम कहते हैं आहार नाल। आहार नाल एक्चुअल के अंदर आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? जितने भी हमारे पाचन अंग है, देखो मुख, ये स्टार्टिंग में जो शुरू वाला भाग होता है वो कहलाता है मुख। मुख से लेकर के जो अंतिम भाग आता है वो ये गुदा। तो मुख से लेकर के गुदा के बीच में जितने भी हमारे अंग वो सारे के सारे क्रमबद्ध जो है जुड़े होते हैं, जो पाचन क्रियाविधि को संपन्न कराते हैं। तो मुख से लेकर गुदा तक के जो भाग है उसको हम सम्मिलित रूप से आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्लियर है? जीवित वयस्क मनुष्य में आहार नाल की जो कुल लंबाई होती है वो 4.5 मीटर होती है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन मृत्यु के पश्चात जो है वो लंबाई बढ़ करके लगभग दुगनी होकर के 7 से 8 मीटर हो जाती है। 7 से 8 मीटर हो जाती है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात इन अंगों के ऊपर नाड़ी तंत्र या तंत्रिकाओं का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, जिस वजह से वो शिथिल हो जाती है और वो फैल जाती है। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आहार नाल की कुल लंबाई जीवित वयस्क मनुष्य के अंदर 4.5 मीटर होती है, जबकि मृत्यु के पश्चात उसकी जो लंबाई है वो 7 से 8 मीटर हो जाती है। क्लियर है? अब इस आहार नाल के अंदर जो है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें हम पाचन अंग और पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी उनकी संरचना और क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझने के लिए कि 1 बाय 1 कौन कौन से अंग किससे जुड़े हुए हैं, पहले आपको ये नामांकित जो है समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे जो ये होठ है, लिप्स है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होने वाला जो भाग है उसे मुख कहते हैं। मुख जो खुलता है ये मुख गुहा में खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। ठीक है, ये मुख गुहा जो है घुमावदार भाग जिसमें भोजन निगलते हैं तो वो ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी आगे जुड़ी हुई होती है ग्रसिका से, ग्रसिका से जुड़ी हुई होती है। ग्रसिका जो आगे है वह उदर गुहा के अंदर आमाशय से जुड़ी हुई होती है। यह आमाशय के जो है दाईं तरफ शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ठीक है, और आमाशय के बाद में जो भाग जुड़ा हुआ होता है ये छोटी आंत का भाग होता है। छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग है इसको हम कहते हैं ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी के बीच के अंदर यहाँ पर ये जो ग्रंथि होती है इसको हम कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, और ग्रहणी से आगे जो कुंडलित लंबा कुंडलित भाग है छोटी आंत का, इसको हम कहते हैं अग्र शुद्रांत। ठीक है, और अग्र शुद्रांत आगे जो जुड़ा हुआ होता है यह शुद्रांत से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, शुद्रांत से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? शुद्रांत यानी ये छोटी आंत का तीसरा भाग होता है। क्लियर है? अब छोटी आंत से जुड़ी हुई संरचना होती है, वो होती है छोटी आंत से आगे जुड़ी हुई संरचना होती है बड़ी आंत, वो यहां से लेकर के यहां तक होती है उदर गुहा के अंदर। ठीक है, तो ये जो भाग बड़ी आंत तक कहलाएगा। ये नंबर 1 जो फूला हुआ भाग है उसको हम कहते हैं सीकम। सीकम, ठीक है, सीकम आगे जुड़ा हुआ होता है अंधनाल या कोलोन से। ठीक है, ये अंधनाल का जो प्रारंभिक भाग है जो ऊपर की तरफ इस प्रकार से चढ़ रहा है, ठीक है, जाता है, तो इसको हम कहते हैं आरोही अंधनाल। आरोही अंधनाल के बाद में ये अनुप्रस्थ अंधनाल, अनुप्रस्थ अंधनाल, और अनुप्रस्थ अंधनाल के बाद में ये जो भाग नीचे आ रहा है इसको हम कहते हैं अवरोही अंधनाल, अवरोही अंधनाल। ठीक है, अवरोही अंधनाल के बाद में यानी कोलन का जो आखिरी पार्ट होता है ये एस आकार का मुड़ा हुआ भाग होता है, एस आकार का, जिसे हम कहते हैं सिग्मोइड कोलोन या सिग्मोइड अंधनाल। सिग्मोइड, ठीक है, सिग्मोइड अंधनाल के दो या सिग्मोइड कोलोन के दो।
और बढ़िया जो है अंत में जो जुड़ी हुई होती है, ये जो भाग है इसको हम कहते हैं मलाशय। ठीक है, मलाशय से जो है एक गुदा नाल निकलती है, ये कहलाती है गुदा नाल। गुदा नाल का जो अंतिम छोर होता है उसको हम कहते हैं गुदा छिद्र। गुदा छिद्र और गुदा छिद्र, गुदा नाल, ये भाग मिलकर के गुदा बनाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने भी देखा पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग जो है हमारे एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुख गुहा के अंदर ये जो है लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियों के अंदर ये जो कान के पास में कर्ण पल्लव के नीचे जो पाई जाती है उसको हम कहते हैं पूर्व ग्रंथि। ठीक है, दूसरी ग्रंथि जीभ के नीचे छोटी सी ग्रंथि होती है, देखो ये दिख रहा है, इसको हम कहते हैं अधो जिह्वा ग्रंथि। ठीक है, और तीसरी जो होती है ये हमारे जो दोनों जबड़े होते हैं, ठीक है, उनके मिलने वाले स्थान पर पाई जाती है, इसको हम कहते हैं अधोजंब, अधोजंब ग्रंथि। तो इस प्रकार से लार ग्रंथियां 3 और 3 जोड़ी में पाई जाती है हमारे। ये जो है लार ग्रंथियां यकृत और अग्न्याशय ग्रंथि। ठीक है, इनको हम जो है पाचक ग्रंथियों के अंदर अलग से पढ़ेंगे। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसके 2 भाग होते हैं, ये बायां पिंड होता है, ये दायां पिंड होता है। दायां पिंड के नीचे पित्ताशय होता है, पित्ताशय होता है। ठीक है, और यहां से सहायक पित्त वाहिनी निकलती है, और ये अग्न्याशय वाहिनी, ये देखो ये अग्न्याशय वाहिनी है, इससे जुड़ करके डक्ट बनाती है। ठीक है ना, सैन नलिका बनाती है, और यह ग्रहणी के अंदर खुलता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है एक बार हमने स्टार्टिंग के अंदर पाचन तंत्र के अंदर सम्मिलित सभी पाचन अंगों को हमने क्रमबद्ध देखा, कौन किससे जुड़ा हुआ होता है। ग्रहणी, अग्रशुद्रांत, शुद्रांत, ये भाग होते हैं छोटी आंत के। ठीक है, और इसके अंदर ये आरोही अंधनाल, अनुप्रस्थ और अवरोही अंधनाल। ठीक है, और ये सिग्मोइड, ये जो भाग होता है ये होता है बड़ी आंत का। जो पहला अंग है वो मुख है, तो मुख से आहनाल स्टार्ट होती है, गुदा तक खत्म होती है। तो हमें मुख गुहा यानी मुख जुड़ा खुलता है मुख गुहा में, मुख जो खुलता है वो मुख गुहा में खुलता है, और मुख गुहा की संरचना जो है अब हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक अपना है मुख गुहा की संरचना। मुख गुहा की संरचना लगभग इस तरह से होती है, जिसमें आगे की तरफ हमारे 2 होठ होते हैं, यह है ऊपरी होठ और यह निचला होठ। ठीक है, और इसके अंदर वाला जो भाग होता है ये मुख गुहा कहलाता है, और इसमें ऊपर की तरफ 2 तालू होते हैं, 2 तालू। ठीक है, दांतों के पीछे की तरफ हम जो है जीभ को फेर करके इसका पता लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ धारियां होती है, इसको हम कहते हैं कठोर तालु, कठोर तालु। ठीक है, और उसके पीछे की तरफ यहाँ पर ये होता है कोमल तालु, ये होता है कोमल तालु। मुख गुहा के अंदर जो है जबड़े, हमारे अस्थियां, जबड़े की अस्थियां, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा पाया जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर एक रचना बनाई है, ये खाली भाग है, ये निचला जबड़ा है और ये ऊपरी जबड़ा है। ठीक है, और इसमें जब हम दांतों के बारे में पढ़ेंगे तो फिर मैं यहाँ पर उनकी व्यवस्था आपको बताऊंगा। तो ये जबड़े वाला भाग है। क्लियर है? ये हो गया अपने ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। फिर
हम यहाँ देखते हैं कि इस जबड़े के निचले जबड़े के बीच के अंदर है, मुंह गुहा में बीचों बीच यहाँ पर जो आगे से एकदम फ्री होती है और पेश युक्त लाल रंग की होती है, गुलाबी लाल रंग की, यह है जीभ, जिह्वा या टंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। और ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि जो कोमल तालु है उससे जुड़ी हुई संरचना जो होती है, ये छोटी सी पेशीय लाल ग्रंथियों वो ऊतकों की बनी हुई ये संरचना उवूला, इसको हम उवूला कहते हैं, ठीक है। उवूला के दोनों तरफ जो है टॉन्सिल पाए जाते हैं, टॉन्सिल पाए जाते हैं। और ये जो भाग खाली भाग दिख रहा है ये ग्रसनी का मुख ग्रसनी, ठीक है। यहां पर हमें जो है दो जोड़ी छिद्र दिखाई देते हैं, ठीक है। एक तो श्वास छिद्र जो नाक वाला खुलता है, ठीक है। जो तालु होते हैं कोमल तालु, उसका अंतिम वाला जो भाग होता है वो श्वास छिद्र जो है मुख ग्रसनी के अंदर खुलता है, ठीक है। और दो यहां पर और एक जोड़ी यूस्टेकियन छिद्र पाए जाते हैं, संख्या में 2, एक जोड़ी यूस्टेकियन छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मुख गुहा की संरचना लगभग इस प्रकार की होती है, जिसमें देखो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सबसे बाहर ऊपरी होंठ व निचला होंठ पाया जाता है। ये पेशियों का यानी रेखिक पेशियों का बना हुआ होता है और ये भोजन को पकड़ने, ठीक है, और उसको ग्रहण करने में, अंदर ग्रहण करने के लिए ये काम आते हैं। फिर अंदर होंठ के अंदर की जो तरफ संरचना होती है उसको मुख गुहा कहते हैं। इस मुख गुहा के अंदर आपको तालु दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे की तरफ यानी ऊपरी जबड़े के जो दांत होते हैं उनके पीछे की तरफ कठोर तालु होते हैं जिसमें धारियां होती है, ये कठोर होता है। और उसके जस्ट पीछे की तरफ ये कोमल तालु होता है, ठीक है। और इसके नीचे की तरफ वाला जो भाग है जहां पर ये निचला जबड़ा है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर जो टिका हुआ भाग होता है वो जीभ होता है। जीभ के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जीभ पाचन क्रिया के अंदर जीभ का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भोजन को मिलाने जो भोजन वाला मुंह गुहा के अंदर जो भोजन का भाग होता है उसको हम बोलस कहते हैं, बोलस। और लाल ग्रंथियों से जो निकलने वाली लाल, देखो यहाँ से ये वाहिनी आ रही है, यहाँ से ये वाहिनियां खुलती है, जो आगे वाला हमारा इंसाइजर दांत होते हैं नीचे वाले, ठीक है, यहाँ पर ये खुलती है वाहिनियां। तो लाल ग्रंथियों से जो लार निकलती है वो जीभ के द्वारा भोजन के साथ में मिलकर के बोलस बनता है। यानी कि जीभ क्या काम करती है, भोजन प्लस लार को मिलाने का काम करती है, ठीक है। हमारे बोलने का ये काम करती है और साथ ही साथ हमारे दांतों में अगर कोई भोजन का कण फंस जाता है तो उसको निकालने का भी काम करती है, ठीक है ना। तो पाचन से संबंधित हमारे ये कार्य, इसको ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट भोजन के अंदर स्वाद, भोजन के स्वाद का ज्ञान कराती है, क्योंकि ये भी एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है ना। अब इसमें जो है स्वाद का टेस्ट का पता कैसे लगता है, तो उसमें टेस्ट पेपिला पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से टेस्ट पेपिला होते हैं जिसको हम सूत्राकार कहते हैं। ये इस प्रकार से बिल्कुल अंदर की तरफ जीभ के प्रत्येक भाग में ऊपर की तरफ ये जो है क्या पाए जाते हैं, टेस्ट पेपिला। स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। जीभ का ये जो पूरा वाला
पूरा हमें जो ये संरचना बाहर दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं अग्रभाग, इसको हम कहते हैं पार्श्व भाग, इसको हम कहते हैं मध्य का भाग, ठीक है, और इसको हम कहते हैं पश्च भाग। अग्रभाग, पार्श्व भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। यानी कि जीभ को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4 भागों में बांटा गया है, और इस पूरे भाग में जो है स्वाद कलिकाएं या टेस्ट पेपिला पाई जाती है, ठीक है ना, और जिससे संबंधित जो है रुधिर वाहिनियां व तंत्रिकाएं होती है, ठीक है, जो टेस्ट का हमें तंत्रिकाएं जो है वो टेस्ट का ज्ञान कराने के लिए मस्तिष्क की तरफ जो है संवेदनाओं को ले जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जो अग्रभाग है ये मीठे का पता करता है, मीठे का ज्ञान अग्रभाग में पाए जाने वाली कलिकाएं करती है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा और इधर हम जाते हैं मध्य भाग की तरफ, तो नमकीन टेस्ट का पता लगाया जाता है, ठीक है ना। और पार्श्व जो भाग है, ये जो पार्श्व भाग है, ठीक है ना, ये खट्टेपन का ज्ञान कराती है, खट्टेपन का ज्ञान कराती है। और पीछे की तरफ जो पश्च भाग वाली पेपिला होती है, टेप पेपिला होती है, वह कड़वे का कड़वा टेस्ट जो होता है उसका पता लगाती है, ठीक है। तो हमने जीभ के बारे में देखा कि ये बहुत ही जो है कोमल मजबूत मांसपेशी है, ठीक है, लचीली है, आप कोमल नहीं कह करके लचीली कहें, ठीक है। और यह मुख गुहा के अंदर मुक्त रूप से आगे की तरफ घूमती रहती है, ठीक है। लेकिन आप उसको अदर भाग में देखें तो जुड़ी हुई होती है मुख गुहा से, ठीक है। नीचे की तरफ ये जो है एक झिल्ली से जुड़ी होती है जिसको हम कहते हैं फ्रेनुलम लिंगुअल। फ्रेनुलम लिंगुअल झिल्ली ये जीभ के अदर भाग में पाई जाती है, अदर भाग में पाई जाती है, और यह मुख गुहा से जोड़ी हुई रखती है जीभ को। क्लियर है? तो हमने होठ और तालु के बाद में हमने जीभ के बारे में पढ़ा। जीभ जो है उसके ऊपरी भाग, ऊपरी सतह पर ये जो है स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जीभ के प्रमुख 4 भाग होते हैं। अग्र भाग मीठे का ज्ञान कराती है, जो पार्श्व भाग है खट्टेपन का ज्ञान कराती है, मध्य भाग जो है नमकीन स्वाद का पता लगाती है, और पश्च भाग जो है कड़वे स्वाद का पता लगाती है। क्लियर है? और जो ये जीभ है ये लार और भोजन को मिलाने यानी बोलस भोजन बनाने का काम करती है। कोई भी दांतों के बीच में, कैविटी के बीच में अगर कोई भोजन का कण फंस जाता है तो उसे निकालने का भी काम करती है। बोलने का जो है कार्य भी जीभ का होता है, और भोजन के स्वाद का ज्ञान कराती है। तो ये जीभ के कार्य हो गए। जीभ जो है आगे से तो फ्री होती है, लेकिन नीचे की तरफ फ्रेनुलम लिंगुअल झिल्ली से ये अदर भाग में मुख गुहा से जुड़ी हुई होती है। क्लियर है? तो हमने जीभ के बारे में। अगला टॉपिक अपने आता है जबड़े। संख्या के अंदर ये 2 होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। ये मुख्यतः अस्थि, जिसको हम हड्डी कहते हैं, बोन्स, ठीक है, अस्थि के बने होते हैं, अस्थि के बने होते हैं। और इन पर जो है भोजन को काटने और चबाने व पीसने के लिए उपयोगी अंग, जिसे हम दांत कहते हैं, दांत पाए जाते हैं। जबड़ों में गड्ढे पाए जाते हैं और उनमें दांत व्यवस्थित होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये भी जबड़े का, मैंने यहाँ पर सही संरचना दांतों की बताई नहीं है, वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं दांत के बारे में, ठीक है। मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं वह गर्ददंती, विषमदंती और द्विबारदंती प्रकार के होते हैं। यानी कि दांतों की, हमारे मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 3 विशेषताओं वाले होते हैं। गर्ददंती किसे कहते हैं? यानी कि ये जो जबड़े होते हैं अस्थियों के बने होते हैं, इनमें क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं, गड्ढे।
गड्ढे पाए जाते हैं और इन गड्ढों में दांत पाए जाते हैं। इसीलिए यानी कि जबड़ों के गर्त में दांत पाए जाते हैं। हमारे सभी जो संख्या में कुल 32 दांत होते हैं वो जबड़ों में पाए जाने वाले गर्त में स्थित होते हैं। इसीलिए मनुष्य के दांतों को हम क्या कहते हैं? गर्त दंती कहते हैं। ठीक है। विषम दंती, विषम दंती का मतलब क्या होता है कि इनकी संरचना व कार्य के आधार पर, संरचना एवं कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। इनको अभी हम थोड़ा डिटेल के अंदर बाद में पढ़ेंगे। तीसरा है द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब क्या होता है? मनुष्य के पूरे जीवन काल में, मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांत 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पहले जो दांत होते हैं वो हमारे अस्थायी, और दूसरे हमारे जो होते हैं स्थायी दांत। अस्थायी दांत किसे कहते हैं? इन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं। दूध के दांत यानी बच्चों के अंदर प्रारंभिक अवस्था जो दांत की होती है उसको हम क्या कहते हैं? दूध के दांत या अस्थायी दांत। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 20 होती है। जबकि स्थायी दांत जो होते हैं वे वयस्क अवस्था के अंदर होते हैं और इनकी संख्या कुल 32 होती है। तो यहां पर मैंने आपको दांत की तीसरी विशेषता द्विबार दंती के बारे में बताया। क्लियर है? अब मैं आपको डिटेल बताता हूं विषम दंती, यानी कि संरचना व कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। विषम दंती जो प्रकार है दांत के, इसको देखो आप, दांत के प्रकार, संख्या, कार्य और कोई विशेषता, ये हम देखेंगे। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं विषम दंती दांत जो हमारे होते हैं वो विषम दंती प्रकार के होते हैं। संरचना व कार्य के आधार पर मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले जो दांत होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसको हम कहते हैं आई फॉर इंसाइजर, सी फॉर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यानी हिंदी में कहें तो कृदनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, 4 प्रकार के दांत हमारे होते हैं। अब यहाँ पर ये जो मैंने जबड़े वाली आपको संरचना ये जो बताई है, अब इसमें मैं दांतों की आपको सेटिंग बताता हूँ। ठीक है। तो कृदनक दांत, इनकी जो कुल संख्या ऊपरी और निचले जबड़े में होती है ये कितनी होती है? 4, रदनक की 2, अग्र चवर्णक की 4 और चवर्णक की 6। यानी कि ऊपरी और निचले जबड़े के अंदर कुल जो संख्या है ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं 4, 2, 4, 6। यानी कि एक जबड़े में संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। दोनों जबड़ों के अंदर मिलाकर के संख्या कितनी हो जाती है? 32 हो जाती है। ठीक है। अब कृदनक की जो संरचना है ये इस प्रकार से 4 दांत कैसे होंगे? अब देखो यहाँ पर इनकी व्यवस्था कैसी है। तो ये 4 दांत ऐसे 1, 2, 3, 4। ठीक है। अब रदनक निचले जबड़े में 2 होते हैं जिसमें एक तो होगा यहाँ पर और दूसरा होगा यहाँ पर। ठीक है। ये थोड़े नुकीले होते हैं, चीरने और फाड़ने के लिए काम आते हैं। अगर चवर्णक 4 होते हैं तो यहाँ पर 2 ये इधर हो जाएंगे, 2 इधर हो जाएंगे। ठीक है। और ये 6 हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 इधर हो जाएंगे, यानी कि एक तरफ 3 और एक तरफ 3 है, बाईं और दाईं तरफ। तो इस प्रकार से जो है धातु की व्यवस्था नीचे व ऊपरी जबड़े के अंदर इस प्रकार से होती है। तो कृदनक की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, बीचों बीच होते हैं। इनको हम कहते हैं इंसाइजर, कृदनक दांत। ठीक है। कृदनक दांत, इनका कार्य क्या होता है? भोजन को काटना व कुतरना। ठीक है। जो शाकाहारी जीव हैं, चूहे, गिलहरियां, उनके अंदर इनकी जो है संरचना होती है वो थोड़ी ज्यादा
बड़ी होती है, बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। ऋग्वेद दांत जो होते हैं ये संख्या में 2 है, यानी बाईं तरफ एक होता है, दाईं तरफ एक होता है। ऊपरी जबड़े निचले जबड़े दोनों में व्यवस्था समान होती है, ठीक है। तो इसको हम कैनाइन कहते हैं, ठीक है। ये भोजन जो ठोस, कड़ा या मांस के रूप में जो भोजन होता है, भोजन को चीरने व फाड़ने का काम करते हैं, चीरने व फाड़ने का कार्य, ठीक है। अग्र चवर्ण की संख्या 4 बताइए, यानी बाईं तरफ 2 होती है, ये अपने आ गया कैनाइन। अब यहां पर ये 2, ये 2 और 2 4, ठीक है। तो क्या हो गया प्रीमोलर, ये प्रीमोलर, ये प्रीमोलर, प्रीमोलर, प्रीमोलर। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और ये पीसने, भोजन को पीसने व चबाने का कार्य करते हैं, ठीक है। और चवर्णक जो संख्या 6, बाईं तरफ 3 और दाईं तरफ 3 मोलर दांत। निचले जबड़े व ऊपरी जबड़े दोनों में व्यवस्था समान होती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आगे से बाएं और दाएं तरफ इस प्रकार से जो है जबड़ों के जो गर्त होते हैं उनमें दांतों की हमारी जो व्यवस्था होती है वह इस प्रकार की होती है। और चवर्ण का भी कार्य भोजन को पीसने व चबाने का होता है, ठीक है। अब ये कब निकलते हैं, कब विकसित होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। तो कृंतक दांत जो बच्चे के अंदर निकलते हैं वो 6 महीने की उम्र में विकसित हो जाते हैं। ऋग्वेद दांत जो होते हैं ये 16 महीने की उम्र में विकसित हो जाते हैं। अग्र चवर्णक जो दांत होते हैं ये 10 से 12 साल की उम्र के बच्चों उम्र आते आते विकसित हो जाते हैं, ठीक है। और जो चवर्णक दांत होते हैं ये जो है 12 से 14 माह के अंदर ये विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर आपको एक चीज ये और समझनी पड़ेगी कि चवर्णक की जो लास्ट दांतों की संख्या है ये तीसरा, क्योंकि जब 6 है तो इधर भी 1 2 3 होते हैं, इधर भी 1 2 3 होते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो दांत होता है इसको हम कहते हैं अक्कलदाढ़, इसको हम अक्कलदाढ़ कहते हैं। यानी कि इसका कोई भी कार्य नहीं होता है, यानी ये लास्ट वाले जो निचले जबड़े और ऊपरी जबड़े के अंदर जो अक्कलदाढ़ होती है तीसरे नंबर की मोलर दांत ये कार्य नहीं करते हैं। इसको हम अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी अंग किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर के अंदर पाए तो जाते हैं लेकिन किसी प्रकार का फंक्शन या क्रिया नहीं करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और अवशेषी अंग आपके पास में पीछे की तरफ, सीकम के पीछे की तरफ यहाँ पर अंगुली नुमा एक परवड़ होता है 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। ये भी अवशेषी अंग है, ठीक है। तो पाचन तंत्र के अंदर अवशेषी अंगों के नाम बताओ तो अपेंडिक्स है और यहाँ पर तृतीय मोलर, तीसरा जो मोलर दांत होता है वो भी अक्कलदाढ़ है, तृतीय। अगला हमारा टॉपिक है तो मानव में दंत सूत्र। मानव में दंत सूत्र, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, ठीक है। तो दंत सूत्र का मतलब क्या होता है कि हमारे प्रत्येक जबड़े में, यानी 2 जबड़े हैं उनमें 16 दांत होते हैं, तो उनका एक सूत्र है, फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, पहले हम जो है दांतों के नाम जो है उनका प्रतीक हम लिख देंगे, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपरी जबड़ा बटा निचला जबड़ा, निचला जबड़ा, ठीक है। फिर यहाँ पर पूरा बटा लगा देंगे, कोमा लगा दिया, 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3 इंटू 2 बराबर 32। ये देखिए आप, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है संख्या दर्शा करके दंत सूत्र में आपको ये लिखना। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 4 2 4 से, जैसे मैंने टेबल में बताया, टेबल के अंदर प्रत्येक जबड़े का जो है बता सकते हैं, लेकिन यहां पर देखो 2 1 2 3, यानी कि मैंने आपको बताया था बाईं तरफ और दाईं तरफ, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो संख्या है ये केवल वन साइड की है,
एक जबड़े के वन साइड की है, ठीक है। इसको हम फिर 2 से गुना करेंगे तो ये दोनों साइड की हो जाएगी, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इंसाइजर की संख्या 4 हो गई, कैनाइन का जो है 2 हो गई, प्रीमोलर की 4 हो गई और मोलर की संख्या 6 हो गई प्रत्येक जबड़े के अंदर। तो इस प्रकार से दंत सूत्र वाला क्वेश्चन भी आपके पूछा जा सकता है 10th और 12th बोर्ड में। देखिए आप, तो मुख गुहा के अंदर हमने सबसे पहले होठों के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा जबड़ों के बारे में, जीभ के बारे में और दंत के बारे में, ठीक है। दांत की विशेषताओं के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि दांत की जो संरचना होती है, ये देखिए आप, दांत की संरचना अगर हम देखें तो यहां पर दंत कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या होती है? दांत में ये जो गर्भ होता है मज्जा, दंत कोशिकाएं। क्वेश्चन आ सकता है कि दांतों का निर्माण कौन करता है? तो दंत कोशिकाएं एक पदार्थ का स्रावन करती है जिसको हम कहते हैं डेंटिन। डेंटिन का स्रावन करती है और ये डेंटिन ही क्या बनाता है? दांत बनाता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि दांत का निर्माण दंत कोशिकाओं से स्रावित डेंटिन के स्रावन से होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि हमारे जो दांत होते हैं यह सफेद और चमकदार होते हैं। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन आता है, इसे हम कहते हैं इनेमल परत। क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे शरीर के अंदर सबसे कठोर भाग का नाम बताइए। कठोर भाग, तो दांत का जो ऊपरी भाग होता है, दांत का ऊपरी भाग ये कौन सा होता है? ये इनेमल परत होती है। और ये कैसी होती है? इसकी वजह से, इनेमल परत की वजह से जो है दांत हमारे सफेद और चमकदार होते हैं, जब हम भोजन करते हैं, आपको पता है कि दांतों की संख्या इस प्रकार से उनके बीच के अंदर जो है जगह होती है, भोजन के कण फंस जाते हैं। अगर हम सुबह व शाम जो है टूथब्रश नहीं करें तो भोजन के कण फंसे रहते हैं, जिसके कारण जो है बैक्टीरिया पनप जाते हैं और बैक्टीरिया आपको पता है हानिकारक अम्लीय स्राव करते हैं, जिसकी वजह से वो इनेमल परत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए हमें उस जो है जीवाणु के प्रभाव को, दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए हमें जो है टूथब्रश करना चाहिए और मुंह की बदबू से भी जो है टूथब्रश बचाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनेमल परत कितनी इंपॉर्टेंट है, यानी कि शरीर का सबसे कठोर भाग भी है, दांत का ऊपरी भाग बनाता है, ठीक है। और ये सफेद व चमकदार होता है। तो यहाँ पर हमने इनेमल परत के बारे में देखा, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो मुंह गुहा के अंदर हमने ये टॉपिक पढ़ा दांत के बारे में, ठीक है। वापस देखो, फोर्थ कंप्लीट हो चुका है, तालु कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जीभ और जबड़े में दांत, तो ये चीजें क्लियर हो गई है। अब अपना अगला टॉपिक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो कोमल तालु होता है उसके अंत में एक छोटी सी जीभ नुमा संरचना लचीली जो है अंगुली नुमा परवड़, ये जो है उवुला जुड़ी हुई होती है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ये किसका बना हुआ था? उवुला। अब हम पढ़ते हैं उवुला के बारे में। उवुला ये बहुत ही लचीली मांसपेशियों व लार ग्रंथि की बनी होती है, ठीक है। ये क्या काम करती है? ये काम करती है कि जो भोजन हम निगलते हैं, ठीक है ना, या जो हम पानी ग्रहण करते हैं उसको नाक में जाने से रोकती है, नाक में जाने से रोकती है। और अभी आपको मैंने बताया कि ये जो लार ग्रंथियों वाली जो उत्तक सेल्स होती है उसकी बनी होती है, उत्तक सेल्स की बनी होती है। तो हमारे जो गले में खुश्की आती है ज्यादा बोलने से, ठीक है, या पानी की कमी से, तो उसको वो पूरा करती है, यानी कि मुंह गुहा को, ग्रसनी को चिकना बनाए रखती है। क्लियर है? तो उवुला का कार्य ये है।
चिकना बनाए रखना। तो स्टूडेंट, मुख गुहा की संरचना के अंदर ये जितने भी भाग हैं उनका हमने वन बाय वन लिया। जो मध्य कर्ण है, मध्य कर्ण से एक नली का यूस्टेकियन छिद्र हमारे हैं, उसका भाग है दूसरा मध्य कर्ण। मध्य कर्ण से एक यूस्टेकियन नाल जुड़ी हुई होती है, वह ग्रसनी के अंदर खुलती है और यह कान के अंदर जो है वायु दाब अंतर को बनाए रखती है, जिससे कान का पर्दा जो है तेज ध्वनि की वजह से क्षतिग्रस्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये यूस्टेकियन छिद्र भी ग्रसनी के अंदर से हमारा कंप्लीट होता है। टॉपिक मुख गुहा की संरचना ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद में जो है हम ग्रसनी, ग्रसिका और जितने भी हमारे अंग हैं वन बाय वन गुदा तक, ये हम सारे पढ़ेंगे। ठीक है।